Hello, my dear friends. I welcome all of you to our EPFO MCQ discussion session. Just confirm me if I am audible to you. क्या मेरी आवाज सभी को क्लियर है? Am I audible? ओके, ओके, ठीक। स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? एक बार ये भी कंफर्म करना। इफ स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, अनम्यूट करके बताना। इज स्क्रीन विजिबल? क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? एक बार कंफर्म कीजिए। ओ, am I audible to all of you? Yes, sir. ओके। और अभी मैं स्क्रीन शेयर करूंगा तो मुझको एक बार कंफर्म कर देना कि स्क्रीन दिखाई दे रही है नहीं। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना सेशन। हाँ, स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? एक बार कंफर्म कीजिए। Yes, sir. ओके, ओके। हाँ, थोड़ा सा मुझको अनम्यूट करके बोला करना जर। ठीक है, क्योंकि मुझको जी सर। चैट मैसेज स्क्रीन शेयर मोड में नहीं दिखते हैं। ठीक है। ओके। हाँ, तो देखो, आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही है ईपीएफओ की। और आपको पता है हमारा 2 जुलाई को एग्जाम है। तो 2 जुलाई के हिसाब से अब देखा जाए तो हमारे पास कुल मिलकर 2 वीक्स हैं। 14 डेज हमारे पास है। ठीक है, तो मतलब ये जो वक्त है 14 डेज, इट इज एडुकेट टाइम। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पहले करके रखा है, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से भी पढ़ा है, और अभी से 14 डेज तुम अच्छे से मेहनत करते हो, तो मतलब एक बहुत ही अच्छा हमारा चांस बनता है इस एग्जाम में। ओके, पोस्ट भी काफी ज्यादा है। ईओ एओ के कुछ 450 के आसपास हैं, और यहाँ एपीएफसी के करीब 120 के आसपास। तो कुल मिलाकर ये अपना जाता है 570 के आसपास पोस्ट है। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा मतलब अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। और एग्जाम का फॉर्मेट भी सिंपल है, टीयर 1 लिखो और फिर इंटरव्यू दे दो, और दोनों के मार्क्स काउंट होना है इसमें। तो अभी से मतलब भले ही अब चलो ठीक है, किसी का कम ज्यादा हुआ होगा, पहले उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई, लेकिन अब पूरा फुल फ्लेजली अच्छे से पढ़ना है इस एग्जाम को। ठीक है, और इट इज डुएबल। ज्यादा बड़ा सिलेबस भी नहीं है कि कंसेप्ट हमको पढ़ना है, सिलेबस देखो और वो हिसाब से पढ़ाई करो। और सक्सेस ट्री का जनरली वही रेफर करते हैं मटेरियल। सक्सेस ट्री का मटेरियल अवेलेबल है, उसको पढ़ना है और टेस्ट सॉल्व करना है। यही दो काम हमको करना है अभी। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन से। तो इसके ऑब्जेक्टिव हम आज प्रैक्टिस करेंगे। ये आपके सामने जो टेस्ट सीरीज है सिविल स्टैप की है, टेस्ट सीरीज इंडस्ट्रियल रिलेशंस की। ओके, तो इसको आज हम ट्राई करते हैं। अब इंडस्ट्रियल रिलेशंस मतलब स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको बस इसका इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बताता हूँ इंडस्ट्रियल रिलेशंस में। ये देखो,
इंडस्ट्रियल रिलेशंस मतलब इसमें ब्रॉडली तो लॉज आते हैं हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड, ठीक है। अभी तो खैर नए न्यू लेबर कोड्स आ गए 2020, तो उन्होंने जितने भी लॉस थे इनको 4 कोड्स में क्लब कर दिया। पहला है कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, दूसरा कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, तीसरा कोड ऑन वेजेस, फोर्थ कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस में ये यहाँ की 3 वाली चीजें इंडस्ट्रियल रिलेशंस में आएंगे, और ये वाला जो पार्ट है ये अपना हमारा जो सोशल सिक्योरिटी वगैरह है उसमें आता है, ठीक है। अगर एक बार कंफर्म करना, आवाज वगैरह सब ठीक है? ओके। हाँ, ठीक है। अब देखो, अगर कुछ दिक्कत आए तो मेरे को फौरन बता देना, ठीक है, क्योंकि मुझको यहाँ से स्क्रीन शेयर मोड में वो चैट नहीं दिखाई देते हैं। ओके सर। ठीक। हाँ, अब देखो, इसमें मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशन में मेजर जो एक्ट्स आते हैं, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर 1946, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, माइंस एक्ट है, डॉक वर्कर्स एक्ट है, देन मिनिमम वेजेस एक्ट, ये अगेन 1948 का है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ये करीब 36 में कुछ आया था, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट है, ओके। और उसके बाद ये सोशल सिक्योरिटी वाले एक्ट है, जैसा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट है, देन एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है, ओके, और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, और उसके बाद आता है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर। तो ये नीचे वाला तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सोशल सिक्योरिटी में आते हैं। सिर्फ इतने ही एक्ट नहीं है, दूसरे भी हैं, ओके। बट हमको बस क्या करना है, एक्ट ज्यादा है तो सारों के प्रोविजन पढ़ते याद करते नहीं बैठना है, बस उसमें जो टर्म्स रहते हैं उनके मीनिंग पता रहना। जैसा फैक्ट्रीज एक्ट है तो इसमें चाइल्ड की डेफिनेशन क्या है, फैक्ट्री की डेफिनेशन क्या है, किसको एप्लीकेबल है किसको नहीं है, और इसी तरीके से कुछ स्पेशल प्रोविजंस कुछ या फिर उसके जो अपेंडिक्स सॉरी शेड्यूल्स जो रहते हैं उनके बारे में हमको आइडिया रहना चाहिए। बाकी उसके सेक्शंस, कौन सा सेक्शन क्या बोलता है वगैरह, ये सारा मतलब याद करते नहीं बैठना है, ठीक है। अब आ जाओ अपने टेस्ट सीरीज की तरफ। ये है सिविल स्टैप की टेस्ट है, जिसको हम स्टार्ट करेंगे अभी। हमारा टारगेट है हमको विन 45 मिनट्स कोशिश करेंगे 50 क्वेश्चंस करने की, ओके। एक बार फिर से कंफर्मेशन देना, ऑडियो वीडियो सारा क्लियर है? यस क्लियर है सर। ओके, ठीक ठीक ठीक। और आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे जो हम डिस्कस कर रहे हैं तो आप भी शेयर करो, ओके, यू आर फ्री। और जब आपकी बात हो जाए तो आप म्यूट कर देना, ओके। तो जो जो भी आपका अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ अच्छा कंसेप्ट है तो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन है, हु आर नॉट द एक्टर्स अकॉर्डिंग टू डनलॉप फ्रेमवर्क ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। डनलॉप की थ्योरी में एक्टर कौन नहीं है? तो आपने पढ़ा होगा कि इंडस्ट्रियल रिलेशन स्टडी करने के कई सारे अप्रोचेस हैं। उसमें एक आता यूनियनिस्ट अप्रोच, एक है मार्क्सिस्ट अप्रोच, एक प्लूरिस्ट अप्रोच, गांधीयन अप्रोच, वैसे एक डनलॉप का अप्रोच है, उसको कहते हैं सिस्टम अप्रोच। तो सिस्टम अप्रोच में उसने बोला कुछ एक्टर रहते हैं, कुछ कंटेक्स्ट रहता है, और फिर आउटपुट मिलता है। तो एक्टर जो रहते हैं ना, तो वो कौन है वो पूछ रहा है, मैनेजर, रिप्रेजेंटेटिव, वर्कर, देयर ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट एजेंसी, कम्युनिटीज एंड देयर एसोसिएशन। हाँ, तो ऊपर क्या पूछा है, हु आर नॉट द एक्टर्स पूछा है। तो कौन सा रह सकता है, आप गेस से भी मतलब कर सकते हैं। हु आर नॉट द एक्टर्स बोला इसने, तो देखो इसमें बस हमको एक कम्युनिटीज, क्यों, इनका काम ही नहीं है, ये ऊपर वाले 3 आएंगे, डी नहीं आएगा, तो इसका आंसर है डी, ओके। ये कम्युनिटीज इसमें नहीं आते। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, और मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने इसको एक बार पढ़ा है इंडस्ट्रियल रिलेशंस को, ठीक है। देन, इन विच सिटी द इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस मेट इन 1944। ओके, हमारे पास जैसा यूनाइटेड नेशन है, और उसकी जो जनरल जो डिस्कशन होता है, जो बॉडी रहती है, उसको हम यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कहते हैं। इसी तरीके से जो हमारे आईएलओ ये बॉडी है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, 1919 में बनी थी, और इसकी जो मेन डेलिब्रेशन बॉडी है उसको कहते हैं इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। यहाँ पर सारी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं, वो डिस्कशन वगैरह करते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो इसकी मीटिंग बोल रहा है 1944 की। तो देखो ये 44 वाली मीटिंग इंपॉर्टेंट थी वही टाइम पे, क्योंकि यूनाइटेड नेशन वगैरह ये सब भी बन गए थे ना, तो ये मीटिंग इंपॉर्टेंट थी। इसमें याद रखो ये वाली मीटिंग जो हुई थी
फिलाडेल्फिया। ओके, 1944 की मीटिंग जो हुई थी इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस फिलाडेल्फिया, और वहां पे फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन भी साइन हुआ था। ओके, तो याद रखना, ये क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है, फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो आप बता देना ILO। ठीक। देन क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लेबर जर्नल ऑफ इंडिया? दीनबंधु, इंडियन लेबर गैजेट, इंडियन जर्नल ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स, लेबर हिस्ट्री। क्या रहेगा इसमें आंसर? ओके, हमको पता है दीनबंधु। दीनबंधु ये मराठी लैंग्वेज न्यूज़पेपर था, पुणे में स्टार्ट हुआ। ये महात्मा ज्योतिबा फुले इनके एक कलीग थे, तो उन्होंने स्टार्ट किया। उनका नाम कृष्णाजी भालेराव ऐसा कुछ था। ठीक है, तो ये दीनबंधु याद रखना। फर्स्ट लेबर जर्नल, फर्स्ट लेबर ऑर्गेनाइजेशन पूछा तो बॉम्बे मिल हैंड मिलहर्ड एसोसिएशन। हाँ, और फर्स्ट प्रॉपरली रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन क्या है? फर्स्ट प्रॉपरली रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, एनीबॉडी? मद्रास समथिंग है। हाँ, मद्रास लेबर यूनियन, ये BP वाडिया थे, उन्होंने बनाया था। ठीक है। देन फोर्थ, विच इवेंट इज एसोसिएटेड विथ ओरिजिन ऑफ May 1 एज इंटरनेशनल लेबर डे? हम मनाते हैं ना 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे। 1 मई को और एक चीज रहती है, अपने महाराष्ट्र में होता है, महाराष्ट्र स्टेट का फॉर्मेशन भी May 1 को हुआ था। ठीक है, तो ये पूछा है 1 मई को ऐसा हुआ क्या था, क्यों मनाए जाते हैं? तो हे मार्केट मैसेक्री, एंटी यूनियन वायलेंस, लडलो मसाकरी, गोरखा ट्रूप मसाकरी। तो इसका आंसर फैक्चुअल है, सुन लो। हे मार्केट मसाकरी है। कुछ वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया था USA में, ये शिकागो सिटी में मार्केट। फिर वहां पे वो प्रोटेस्ट अनकंट्रोल हो जाता है, पुलिस लाठीचार्ज करती है, गोलीबार भी होता है, कुछ वर्कर्स मारे जाते हैं। तो ये कहानी है वहां पे। तो वो ही मार्केट मैसेक्री, तो तब से मनाए जाते हैं। देन व्हाट इज द अदर नेम फॉर रॉयल कमीशन ऑन लेबर? इसका आप बता सकते हैं आंसर क्या है? रॉयल कमीशन ऑन लेबर, आंसर क्या रहना चाहिए इसका? विटले कमीशन। विटले कमीशन इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो विटले कमीशन का आंसर है रॉयल कमीशन ऑन लेबर। इसके चेयरमैन विटले थे, इसलिए इसका नाम विटले है, और ये आया था 1929। ओके, इन द ईयर 1929। देन लेबर लॉज एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग? ओके, अब देखो लेबर लॉस कई सारे, इंडस्ट्रियल रिलेशन कई सारे, तो इसका मतलब क्या होगा? आंसर जो भी रहेगा वो इंक्लूसिव रहेगा हमारा, क्योंकि ये मैक्सिमम चीजें तो कवर ही करता है। बस तुमको देखना है कि ऑप्शन कोई निगेटिव चीज तो नहीं है, निगेटिव है तो हटा दो, बाकी की सारी पॉजिटिव चीजें आएंगी इसमें। तो वही है, कलेक्टिव बार्गेनिंग, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द वर्कमैन, एनुअल लीव, वो सारा है। एनुअल लीव का प्रोविजन ये एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर वगैरह उसमें रहेगा। हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द वर्कमैन, फैक्ट्रीज एक्ट वगैरह उसमें रहेगा। कलेक्टिव बार्गेनिंग, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस, अब ये कौन से एक्ट में है बताओ मुझको? अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, कलेक्टिव बार्गेनिंग, हाँ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस, हाँ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में है। ठीक है, इसका शेड्यूल कोई बता सकता है? अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस शेड्यूल कौन से शेड्यूल में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के? एनीबॉडी? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में 5 शेड्यूल्स हैं। ओके, ये शेड्यूल्स भी इंपॉर्टेंट है। तो उसका जो 5th शेड्यूल है वो शेड्यूल। अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस के लिए, याद रखो इसको। ओके, देन अगला क्वेश्चन है, अभी करंट अफेयर वाला क्वेश्चन है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री हैज लॉन्च स्वायत्त, स्वायत्त मीन्स ऑटोनॉमस को बोलते हैं, स्वायत्त हिंदी वर्ड है, टू ब्रिंग की स्टेक होल्डर इन द इंडियन एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम इनटू गवर्नमेंट मार्केटप्लेस। Who among the following are the key stakeholders targeted under the initiative? स्वायत्त में कौन से टारगेटेड हैं? तो इसको याद रखो, स्टार्टअप्स भी हैं, वुमेन भी है, यूथ भी है। आंसर इसका ऑल ऑफ दिस है। स्कीम्स में याद रखना, खासतौर पे जो स्कीम्स है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फिर चाइल्ड और वुमेन वेलफेयर के जो स्कीम्स रहते हैं वो एक, इसको अच्छे से देख लेने। ठीक है, देन अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस विल बी डेवलप बाय। तो एक गवर्नमेंट ने स्कीम लाया था, गवर्नमेंट ने बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे घर बनाता है,
पर वो एक्चुअली में कई सालों तक वैकेंट रहते हैं, कोई किसी को नहीं मिलता है वो रेड टेपिज्म समझो या और कोई वजह। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है, ऐसे जो गवर्नमेंट ने बनाया और कोई रहता नहीं है तो इनको हम क्या करेंगे, रेंट पे देंगे लोगों को। तो उसके लिए स्कीम है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस। तो इसका जो आंसर है वन ओनली है। इसमें नया घर नहीं बना रहे, जो एग्जिस्टिंग है उसको ही मतलब रेंट पे देंगे। ओके, इज इट क्लियर? क्या चीजें Yes, क्लियर sir. है सभी को? हाँ। Yes. अब आगे अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आईएलओ के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएलओ इज यूनिवर्सल ह्यूमन कंडीशन ऑफ लेबर। अच्छी बात है, तो रहेगा ये ऑब्जेक्टिव। हेडक्वार्टर ऑफ आईएलओ इज जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ये भी सही बात है, बिल्कुल। इंडिया इज फाउंडिंग मेंबर ऑफ आईएलओ, क्योंकि इंडिया क्या था, कॉमनवेल्थ का पार्ट था, ब्रिटेन के अंडर आता था, ब्रिटेन पार्ट रहता था तो इंडिया को भी साथ लेकर जाते थे। तो फिर हमें इंडिया मतलब ये क्या है, फाउंडिंग मेंबर भी। इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। वैसे अगर विजन ऑफ आईएलओ में ये चीज आती है, यूनिवर्सल ह्यूमन कंडीशन ऑफ लेबर, लिबरल अटेन सोशल जस्टिस, डेवलपमेंट प्रमोशन मॉनिटरिंग ऑफ आईएलओ स्टैंडर्ड्स अमंग नेशंस। ये ब्रॉड ब्रॉड चीजें हैं। अगला क्वेश्चन 10, consider the following statement regarding the International Labour Organization in India. India has been a permanent member of ILO since 1922. Okay. The nodal ministry in India that works with ILO is Minister of External Affairs. The objective of India from 2018 to 2022 is to create a more decent future of work through better quality of jobs. Okay. अब ऐसे क्वेश्चन में पहले देखना है श्योरली कौन सा रॉन्ग है, हो सकता है। ओके, कौन सा स्टेटमेंट श्योरली रॉन्ग हो सकता है इसमें तीनों में? Second. क्या लगता है पढ़कर? सेकंड, क्योंकि देखो आईएलओ की बात है तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर आएंगी ना हमारी। ओके, एक्सटर्नल अफेयर्स क्यों जाएंगे वहां पे? तो दो को निकालो, दो निकाल दिए तो सबको अब डी जा रहा है। एक अब ए बी सी तीन बचते हैं, 1 3। तो देखो अब इसमें इंडिया हैज बीन अ परमानेंट मेंबर ऑफ आईएलओ सिंस 1922। अब थोड़ा सा इसमें डाउट हो सकता है, इंडिया तो बना 1919 में बना था, फाउंडिंग मेंबर भी है, ठीक है। तो एक्चुअल में स्टेटमेंट थोड़ा सा ही गड़बड़ की है। स्टेटमेंट ऐसा रहना चाहिए, इंडिया फाउंडिंग मेंबर है आईएलओ का एंड इट हैज बीन अ परमानेंट मेंबर ऑफ आईएलओ गवर्निंग बॉडी सिंस 1922। गवर्निंग बॉडी का 2019। तो इन्होंने तो उसको वो सही कंसिडर किया है। और ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया 2018-22 कुछ तो भी अभी ये लोग, ये भी थोड़ा सा पार्शियल स्टेटमेंट है। वो प्रोजेक्ट रहता है या स्कीम रहती है, उसका नाम देना चाहिए था यहाँ पे। तो वैसे वो स्टेटमेंट सही है, तो आंसर यहाँ पे 1 और 3। ओके, देन ये वाला आंसर आई होप सर वो सभी को पता होगा। 1922 का क्या सीन था वो समझा नहीं। ये बोल रहा है कि गवर्निंग बॉडी का मेंबर ऑफ आईएलओ गवर्निंग बॉडी सिंस 1922। अब एक गवर्निंग बॉडी, उसका कुछ डिसीजन मेकिंग बॉडी होंगी, उसका मतलब इंडिया 22 से मेंबर है, वैसे फाउंडिंग मेंबर है आईएलओ का। तो मैं ये बोल रहा था कि थोड़ा सा ये स्टेटमेंट क्या किया उन्होंने, पूरा मतलब हाफ कंस्ट्रक्टेड सेंटेंस है ये जो इन्होंने दिया है। मतलब ऐसा नहीं देना चाहिए ओके था, गवर्निंग बॉडी के कंटेक्स्ट में अगर बोलता तो ठीक था। आगे 11 क्वेश्चन, एज पर फैक्ट्री एक्ट चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज। अब ये देखो, ये अपना लास्ट ईयर को ये ईपीएफओ के एग्जाम में पूछा गया था कि मतलब फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से चाइल्ड की डेफिनेशन। तो याद रखो, फैक्ट्री एक्ट में क्या है, 15 से कम साल वाला मतलब जो भी रहेगा पर्सन, मतलब वो बच्चा रहेगा। 15 से कम वाले को चाइल्ड कहते हैं, याद रखो। बाकी जो दूसरा एक्ट है हमारे जैसा चाइल्ड लेबर, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट है, तो उसमें क्या है, लेस देन 14। और अडोलेसेंट क्या है फिर यहाँ पे, जैसा प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर में 14 to 18 ईयर्स वाला बच्चा क्या रहेगा, अडोलेसेंट रहेगा। और फैक्ट्रीज एक्ट में 15 to 18 ईयर्स वाला अडोलेसेंट है, ये याद रखो। अब कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि मतलब अ, अब ये तो हम पढ़ रहे हैं, लेबर एक्ट पढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पढ़ रहे हैं, ओके। और गवर्नमेंट तो नए लेबर कोड लेकर आई, तो हम किसको सही माने, प्रोविजन, इसमें एक प्रोविजन है, उसमें अलग प्रोविजन है। तो याद रखो, जब भी वो क्वेश्चन पूछेगा ना तो कंटेक्स्ट देगा। वो बोलेगा एज पर कोड ऑन वेजेस, मिनिमम वेज एक्ट कितना रहना चाहिए, ऐसा कुछ तो। और जब वो रेगुलर पूछेगा तो एज पर मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, ये कंटेक्स्ट देके पूछेगा। तो हमको मतलब
किस कंटेक्स्ट में पूछ रहा है वो देख के आंसर टिक करना है, ठीक है। क्योंकि लेबर कोड भले ही आए हैं लेकिन दे आर नॉट अंडर इम्प्लीमेंटेशन, अभी उसको मतलब इम्प्लीमेंटेड नहीं हुए हैं, तो अभी भी क्या चल रहे हैं, पुराने ही लॉ चल रहे हैं। पर नए कोड में क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है और काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है तो एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो उसको भी हमको पढ़ना है, ठीक। अब आगे, एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट विच अमंग द फॉलोइंग आर द ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ वर्कर। वर्कर की डेफिनेशन के हिसाब से वर्कर मीन्स व्हाट, ये दिया है फैक्ट्रीज एक्ट में। तो देखो 1 2 3 4 वो चारों भी उसका आंसर है, पढ़ लो उसको एक बार। सर थोड़ा जूम करते क्या, क्वालिटी नहीं आ रही, पढ़ते नहीं आ रहे, नॉट रीडिंगेबल सर। ओके, जज़ाकल्लाह सर। ये फैक्ट्रीज एक्ट में दिया है। जनरली याद रखो, कोई भी एक्ट रहता है तो उसका जो सेक्शन 1 रहता है उसमें उसका एक्सटेंड दिया हुआ रहता है, कौन से पार्ट पे एप्लीकेबल है किसको नहीं है। और जो सेक्शन 2 रहता है वो रहता है उसमें डेफिनेशंस में। तो जैसा भी ये वर्कर की डेफिनेशन, तो ये फैक्ट्री एक्ट है और उसका सेक्शन क्या रहेगा, सेक्शन 2(1). ओके, टू टू रहेगा, फिर उसमें 1 2 3 उसको मतलब सफिक्स ऐड होते रहेंगे, अलग अलग डेफिनेशन। और वैसे जो पूरी डेफिनेशन है यहाँ पे नीचे दी हुई है वर्कर्स की। ओके, पर याद रखो इट डज नॉट इंक्लूड एनी मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन। वर्कर में ये लोग नहीं आते हैं। जनरल एक्ट्स में भी ये होता है कि जो पुलिस या मिलिट्री वाले जो रहते हैं ना, अक्सर इंडस्ट्रीज इसमें एक्सक्लूड होते हैं वो ऐसे एक्ट्स में। क्योंकि इंडस्ट्रियल इनका रिलेशन के अपना अलग मोस्टली से एक्ट्स में। रहता, बराबर। इनके अपने अलग से प्रोविजंस रहते हैं, अलग से लॉज रहते हैं। ओके, गवर्नमेंट सर्वेंट्स के या फिर इसके आर्म फोर्सेस के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो फैक्ट्री के डेफिनेशन में क्या नहीं आता है, कॉम्पिटेंट पर्सन, पावर, ट्रांसमिशन मशीनरी, माइंस। तो फैक्ट्री में कौन सी चीजें नहीं आती है, तो याद रखो। अब थोड़ा सा गेस करो, अब माइंस पढ़ लिए तुमको याद आएंगे, माइंस के लिए अलग से एक्ट है ना हमारे पास, माइंस एक्ट है। तो याद रखो माइंस फैक्ट्री एक्ट में नहीं कवर होता है। वैसे 4 चीजें नहीं आती है हमारे फैक्ट्री एक्ट में, रेलवे रनिंग शेड्स, रेलवे, माइंस, मूवेबल यूनिट ऑफ आर्म फोर्सेस एंड होटल, ईटिंग प्लेसेस और रेस्टोरेंट। ये फैक्ट्री के डेफिनेशन में नहीं आते हैं। ओके, स्क्रीन विजिबल है ना सभी को? यस भाई, यस भाई। ओके, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द स्प्रेड ओवर पीरियड फॉर एन अडल्ट वर्किंग इन अ फैक्ट्री अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ठीक है, तो अब देखो ये इसने पूछा क्या है, स्प्रेड ओवर पीरियड बोला है। मुझको एक बताओ कोई भी आप में से कि फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से एक आदमी एक दिन में मैक्सिमम कितना घंटा आप काम करा सकते हो उससे? नीचे देख के मत बताओ, हाँ से अब 10.5 बताओ। घंटे। मैं पूछा मैक्सिमम आवर्स, कितना आवर्स उसको काम करवा सकते हैं आप? 9। 9 आवर, ठीक है। मैक्सिमम 9 आवर आप उसको काम करवा सकते हैं। ये क्या पूछा है, व्हाट इज द स्प्रेड ओवर पीरियड। स्प्रेड ओवर, अब वो कितने घंटे स्प्रेड हो सकता है, क्योंकि अब उसमें आपको 5 घंटे बाद कंपलसरी ब्रेक देना ही है, ठीक है। और वो जो ब्रेक देना है मिनिमम हाफ आवर का तुमको देना चाहिए। अब कहाँ पे 1 घंटा रहता है, कहीं 2 घंटा रहता है। तो कुल मिलाकर काम प्लस इंटरवल दोनों मिलके जो रहता है उसको स्प्रेड ओवर पीरियड कहते हैं। तो वो कितना रह सकता है, तो वो याद रखो वो 10.5 घंटा। स्प्रेड ओवर की बात की तो वो है 10.5 घंटा। और मैक्सिमम वर्क आवर एक दिन का 9 घंटा, 9 आवर्स। और वीक का कितना रहेगा? 48। वीक का है 48, याद रखो। वीकली जो है 48। अब इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं लेबर कोड्स में, तो वो थोड़ा सा देख लेना। जैसा मैक्सिमम आवर 9 थे तो उसको घटा के 8 कर दिए हैं, याद रखो। लेकिन फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से अभी भी 9 ही है। और वो जो आप देखोगे उसमें कोड ऑन आई थिंक वेजेस या समथिंग में कुछ दिया है 8 घंटा,
उसको कर दिए हैं, ठीक है, तो ये डिफरेंस था। अगला क्वेश्चन, a workman employed in carriage work Perambur has demanded to change the working days from 6 days to 5 days without reducing the total working hours of 48 per week. Can this be agreed? So the provision factories act. अब ये क्वेश्चन पढ़ो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा मुझको। एक्चुअली इशू क्या हो रहा है इसमें ये बताओ। अगर कोई बंदा मतलब 48 आवर उसको काम करना है, तो वो बोल रहा है कि मैं 6 दिन के बजाय मैं 5 दिन में कर दूंगा, तो चलेगा क्या फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से? नो। नो? रीजन क्या हो सकता? रीजन ये हो सकता है डेली लिमिट की जो है बात वो क्रॉस होगा ना। हाँ, एक दिन क्रॉस करना पड़ेगा। अगर वो 5 दिन में 48 आवर्स कर रहा है, तो अगर डेली 9 घंटा भी करता है तो 9 5 45, 3 घंटा फिर भी उसका डेफिसिट रहता है, तो कोई एक दिन उसको 3 घंटा एडजस्ट करना पड़ेगा। और फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से 9 घंटे से ज्यादा काम आप करा नहीं सकते कोई भी दिन, तो ये मतलब अलाउड नहीं है, याद रखो। फैक्ट्री एक्ट, ये अच्छा क्वेश्चन था। देन अब यहाँ पे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है, जैसा ये बोल रहा है। सर हम लोग उसको ओवर हाँ टाइम हाँ, लेके काम कर सकते हैं? ओवर टाइम, यस सर। हाँ हाँ, ओवर टाइम करा के क्या मेरी आवाज आ रही है? यस भाई। ओके ओके, वो ऑटोमेटिक लॉग आउट हो गया था। तो अपनी बात चल रही थी, ओवर टाइम करा के उसको काम करवा सकते क्या? इसका देखना पड़ेगा भाई। सवाल बहुत ही बढ़िया है आपका। ओवर टाइम, तो ओवर टाइम की भी, पर उसमें भी है ओवर टाइम के साथ कितना करा सकते हैं, और हफ्ते में मतलब कितना घंटा, हफ्ते का भी लिमिट रहता है। ओके, ओवर टाइम का और है ना, ये शायद जो, हाँ ओवर टाइम का ये है कि ओवर टाइम के चार्जेस अलग से देने होते हैं, तो ओवर टाइम इसमें रेगुलर वाले में काउंट नहीं कर सकते आप। डबल द चार्जेस ऑफ हम्म डेली वर्किंग जो रहेगा उसके डबल चार्जेस देने पड़ते हैं ओवर ओवर टाइम में, इसलिए वो नॉर्मल में काउंट नहीं होगा। हम्म, ठीक है, तो उसका एक बार प्रोविजन देखना पड़ेगा। ठीक, चेक करते हैं, कल याद दिलाना, इसको करते हैं। देन the annual return under the Factories Act shall be submitted to the inspector of factories on or before annual return under Factories Act। तो इसके कब से देना पड़ता है, वो कब से, कितने तारीख से पहले? तो याद रखो 31 जनवरी से पहले देते हैं। फैक्ट है, एक दो बार पढ़ लो, याद रहेगा। देन 17, which of the following authorities carry out administration of the Factories Act 1948 under the supervision of state government? तो फैक्ट्रीज एक्ट के अंडर में उसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करते हैं? इसके नाम दिए हैं, इंस्पेक्टिंग स्टाफ, लेबर ऑफिसर, सर्टिफाइंग सर्जन, वेलफेयर ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर्स, रेवेन्यू ऑफिसर्स। तो इसमें से ये नाम आपको शायद याद रहेगा। सर्टिफाइंग सर्जन, ये बच्चों की उम्र वगैरह यही देखता है, बच्चे एडोलसेंट के जैसा काम कर सकते हैं या नहीं, ये देगा, ये तो रहेगा ही। सेफ्टी ऑफिसर भी जनरली रहता है। रेवेन्यू ऑफिसर्स नहीं रहते हैं, ये तो अलग टर्म हो गए, 6 को निकालो। और एक ये रहता है, इंस्पेक्टिंग स्टाफ भी रहता है। इसका आंसर है 135, तो शायद सी रहेगा इसका आंसर। ठीक है, देखो 4 लोग रहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट कैरी आउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट, फैक्ट्री एक्ट का। इंस्पेक्टिंग स्टाफ, सर्टिफाइंग सर्जन, वेलफेयर ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर। ओके, अगला क्वेश्चन, लेबर विच ऑफिसर ऑफ द लेबर ऑफिसर, ये क्या बोल रहा है? अपना फैक्ट्री एक्ट की हम बात कर रहे हैं। फैक्ट्री एक्ट को आपको इंप्लीमेंट करना है, तो उसके प्रोविजन को इंप्लीमेंट करना है, तो कौन से ऑफिसर्स इन्वॉल्व है? अभी लेबर ऑफिसर भी है, लेकिन लेबर ऑफिसर अपना इसमें रहता है ना, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट वगैरह, उसमें समथिंग, वो कोई दूसरे एक्ट में आएगा लेबर ऑफिसर, पर इसमें नहीं है। हमको ये पूछा फैक्ट्रीज है एक्ट इन द में कंटेक्स्ट ऑफ फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्रीज एक्ट में लेबर ऑफिसर की जगह 2 दी है, वेलफेयर ऑफिसर और सेफ्टी ऑफिसर। वेलफेयर ऑफिसर का समथिंग 500 वर्कर है और सेफ्टी ऑफिसर का 1000 वर्कर अगर रहे तो सेफ्टी ऑफिसर हाँ, अपॉइंट करना है इस टाइप से। ऑफकोर्स, लेबर ऑफिसर्स नहीं है उसमें।
बराबर। ये कहाँ से पता चलता है? तो एक्ट के प्रोविजन से। अब अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड फॉर फिक्सिंग मिनिमम वेजेस अंडर मिनिमम वेज एक्ट? तो मिनिमम वेज में कौन सी मेथड नहीं है जो मिनिमम वेज गवर्नमेंट फिक्स करती है? तो इसमें देखो, नोटिफिकेशन मेथड, कमिटी मेथड, बार्गेनिंग मेथड, नन ऑफ द अबव। क्या लगता है गवर्नमेंट क्या कैसा करता है फिक्स? बार्गेन करके करता है फिक्स? तो इसमें आपको बस नॉट अ मेथड पूछा है, बार्गेनिंग मेथड निकालना है। गवर्नमेंट क्या कमेटी वगैरह नहीं बनाता है, कमेटी बिठाता है, नोटिफिकेशन निकालेगा, और डायरेक्ट भी निकाल सकता है नोटिफिकेशन। तो ये है, लेकिन बार्गेनिंग नहीं करता है। देन हेलो सर, ये पे कमीशन मिनिमम वेजेस एक्ट थ्रू के थ्रू एस्टेब्लिश कर किए जाते हैं क्या? पे कमीशंस की बात अलग है। अब देखो, मिनिमम वेजेस एक्ट वगैरह है ना, तो ये अपना किसके लिए रहता है? जो मतलब इनका एक लिमिट रहता है, 20,000 से कम वेज, 21,000 से कम वेज। तो मेनली पर्पस क्या है? जो उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है फाइनेंशियली, उनको सोशल सिक्योरिटी के नेट में लाया जाए। अब ये जो पे कमीशन वगैरह तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए है ना, तो वो अपना अलग से उनके रूल्स रहते हैं, तो उसके अंडर में वो बनाए जाते हैं पे कमीशन वगैरह। बाकी मिनिमम वेज का तो उसके, अब तो गवर्नमेंट ने नया लाया है, वो कमिटी वगैरह रहती है, वो डिसाइड करती है। ठीक है, अब आगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल अपॉइंटेड अ ट्राइपार्टाइट कमिटी फॉर फेयर वेज? ट्राइपार्टाइट कमिटी फॉर फेयर वेज कब बनाएंगे? बहुत ही फैक्चुअल है, 48 में कुछ बनाए थे, 1948। हाँ, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन टू द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर और स्वेटेड इंडस्ट्री अंडर द मिनिमम वेज एक्ट? मिनिमम वेज एक्ट में जो वेज दिया जाता है वो कितना रहता है? लिविंग वेज रहता है, मिनिमम वेज रहता है, नन ऑफ द। क्या लगता है देखकर, क्या रहना चाहिए आंसर? सी रहना चाहिए। हाँ, स्टैट्यूटरी मिनिमम वेज। तो गवर्नमेंट क्या कहता है? स्टैट्यूटरी मिनिमम वेज लाता है। फेयर वेज, लिविंग वेज, ये थोड़ा सा और ऊपर लेवल के रहते हैं। ओके, तो वो तो अभी हम नहीं करते हैं। देन पर डीपीएसपी में दिया है कोई तो भी, टू इंश्योर फेयर वेज या लिविंग वेज समथिंग। एक वो देख लेना, डीपीएसपी के कोई तो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के कोई एक प्रोविजन में भी है ये दिया हुआ। आगे, अंडर द वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट 1923, which of the following are considered as dependent of deceased workman for the purpose of paying compensation? ठीक है, अब सपोज हमारे जिशान भाई हैं, और ये काम कर रहे हैं कोई फैक्ट्री में, काम करते करते शॉक लग गया और ये पास हो गए। तो अब इनका जो कंपेंसेशन है किसको मिलेगा? तो उसकी गवर्नमेंट ने बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट दी है। तो देखो इसमें क्या है, ये वैसे आंसर ये ऑल ऑफ दिस ही है। माइनर ब्रदर, छोटा भाई। एक आप भी जब गवर्नमेंट सर्विस में जाते हैं तो आपसे ये फॉर्म भरवाया जाता है, आपके डिपेंडेंट कौन है। डिपेंडेंट में जनरली याद रखो, अगर माँ बाप नौकरी पे नहीं है तो वो आपके डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, माँ बाप। वाइफ, इरेस्पेक्टिव ऑफ नौकरी है नहीं है, आपकी डिपेंडेंट रहती है। आपके छोटे बच्चे आपके डिपेंडेंट रहते हैं। आपके भाई बहन, अगर वो 18 साल से कम है तो वो आपके डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये भी पढ़ लो, अभी माइनर ब्रदर, अनमैरिड सिस्टर और विडो सिस्टर ये भी आएंगे। विडो डॉटर इन लॉ, मतलब विडो डॉटर इन लॉ है लेकिन विडो है, बेटे की डेथ हो गई आपकी, तो वो भी आती है। माइनर चाइल्ड ऑफ प्री डिसीज सन, आपके बेटे की तो डेथ हो गई लेकिन बेटे का छोटा मतलब पोता है छोटा। इसी तरीके से पोता पोती, नवासा नवासी। पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट इफ नो पेरेंट ऑफ वर्कमैन इज अलाइव, ये सब भी है। इसी तरीके से वाइफ भी रहती है। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पर दिया है। 18 साल के ऊपर का भाई बहन भी आप लिख सकते हैं। 18 साल के ऊपर के, सॉरी, सन और डॉटर इफ ही इज अनफर्म इनफर्म, मतलब ही इज नॉट इन फिट, अगर ये नहीं है तो वो भी आपके डिपेंडेंट ही कहलाएंगे, इवन इफ दे आर मोर देन 18 ईयर्स। ओके, ये आया समझ में? मेरी आवाज वगैरह तो आ यस रही है सर। सभी को? ठीक है।
अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड यूनियन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द वर्कर्स यूजुअली परफॉर्मिंग ऑपरेटिव जॉब्स? ऑपरेटिव जॉब्स कौन करते हैं बोलते हैं इसमें से? ऑपरेटिव मतलब फैक्ट्री में वगैरह जो कामकाज होता है, तो बिजनेस यूनियन, क्राफ्ट यूनियन, ब्लू कॉलर वर्कर्स यूनियन और व्हाइट कॉलर वर्कर यूनियंस के भी टाइप रहते हैं, ब्लू कॉलर, व्हाइट कॉलर, बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। जैसा रेड कॉलर रहता है एकदम जो सबसे ज्यादा मेहनत का काम रहता है, प्राइमरी सेक्टर वाले। सेकेंडरी सेक्टर जो इंडस्ट्री में वगैरह काम करते हैं उनको ब्लू कॉलर कहते हैं। देन फिर सर्विस सेक्टर आता है, उस सर्विस सेक्टर क्या कहते हैं हम? पिंक कॉलर कहते हैं, सर्विस सेक्टर पिंक कॉलर। देन उसके बाद सर्विस में ही जो ये रहते हैं अपने रिसर्च डेवलपमेंट वगैरह, जिसको हम क्वार्टरनरी कहते हैं, तो क्वार्टरनरी में व्हाइट कॉलर। और फिर उससे ऊपर रहता है जो डिसीजन मेकर्स रहते हैं, पॉलिसी मेकर्स रहता है, जिसको क्वीनरी सेक्टर कहते हैं, वो कहते हैं गोल्ड कॉलर। ओके, तो इसका मैं सीक्वेंस लिख देता हूँ। रेड, रेड कॉलर, रेड, ब्लू, देन पिंक, व्हाइट और गोल्डन। ओके, मैं इसको ऐसे याद रखता था, रेड बुल पी कर राइटिंग किया गौरव, तो ये ऐसे निमोनिक था। ओके, अब आगे, हाउ मेनी डेज नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन इन केस ऑफ चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ ट्रेड यूनियंस एज पर ट्रेड यूनियन एक्ट? अगर आपको ट्रेड यूनियन का ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस जो है उसको चेंज किया आपने, तो कितने दिन के अंदर आपको वो नोटिस कराना है उसकी? मतलब वो जो रजिस्टर जहाँ पे की है आपने, तो कितने दिन के अंदर आपको वो ऑफिस को बताना है? तो तुमने आपको कन्वे करना है विद इन 14 डेज। 14 डेज के अंदर आपने उसको कन्वे करना है। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना सभी को? यस भाई। रीडेबल है? रीडेबल? यस। ठीक है, ठीक है। कोशिश करता हूँ मैं जूम करने की जितना हो सके। क्वेश्चन क्या पूछा है अगला, 24, एनी रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट शैल बी वाइड? अगर ट्रेड यूनियन अगर ये कोई दूसरे एक्ट में रजिस्टर करते हैं तो वो वाइड हो जाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, कंपनी एक्ट, या फिर ऑल ऑफ दिस? तो आंसर है ऑल ऑफ दिस। इसका मतलब क्या है, ट्रेड यूनियन को एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी आप रजिस्टर नहीं करा सकते। ओके, उसको ट्रेड यूनियन को ट्रेड यूनियन के तौर पे रजिस्टर करना है आपको ट्रेड यूनियन एक्ट्स के अंदर में। ठीक, देन द एनुअल स्टेटमेंट ऑफ रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर एंड असेट एंड लायबिलिटी ऑफ द यूनियन शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी ईयर एंडिंग ऑन एज पर ट्रेड यूनियन एक्ट। फैक्चुअल क्वेश्चन है। स्टेटमेंट ऑफ रिसीप्ट वगैरह जो अपने ट्रेड यूनियन का मतलब इन शॉर्ट वो बजट, लास्ट ईयर का जितने भी बजट है उसका कितना रिसीप्ट हुआ, कितना एक्सपेंसेस हो, कितने तारीख से पहले सबमिट करना है। तो वो याद रखो, उसकी तारीख है 31 दिसंबर से पहले। ओके, ट्रेड यूनियन के लिए 31 दिसंबर है। देन लास्ट अगला क्वेश्चन क्वेश्चन, 31 जनवरी वाला वो क्या था? वो कुछ दूसरा ही था, उसमें क्या बोला था, ये वाला क्वेश्चन जो, हाँ, एनुअल रिटर्न अंडर फैक्ट्रीज एक्ट शैल बी सबमिटेड टू द इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री। एनुअल रिटर्न, ये फैक्ट्री एक्ट की बात कर रहा है, तो फैक्ट्री एक्ट में जो एनुअल रिटर्न है, अब ये फैक्ट्रीज की बात करेंगे, फैक्ट्रीज। ओके, और ये जो हमारा ये वाला जो क्वेश्चन था यहाँ का, जो अभी हमने देखा था, ये क्या बोल रहा है, ट्रेड यूनियन एक्ट का, ये ट्रेड यूनियन का जो बजट है उसकी बात कर रहा है। वो वाला जो था फैक्ट्री, उसका बजट, और ये था ट्रेड यूनियन का। ठीक, अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी is required to be given to registrar for registration of trade union as per trade union act? In which of the following cases? इसका सीधा डायरेक्ट आंसर पढ़ लो क्या बोलता है। If the union has been in existence for more than a year,
then a statement of its asset and liability in prescribed form should be submitted along with application. अब होता क्या है, अब सपोज मैं कोई कंपनी में काम करता हूँ और हमारी ट्रेड यूनियन है। अब हमारी ट्रेड यूनियन बन के 3-4 साल हो गए और हमने अभी तक रजिस्टर नहीं करवाया था, कुछ रीजंस होंगे। अब हमको रजिस्टर करवाना है, तो हमको क्या रहता है, उसका जो स्टेटमेंट ऑफ असेट एंड लायबिलिटी हमको पूरा बताना है, कितना हमने पैसा जमा किया, कितना मतलब खर्च किया। अगर इन केस अगर 1 साल से अगर कम पीरियड हुआ है बनकर तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 1 साल से ज्यादा हो गया आपके ट्रेड यूनियन बनकर, तो आपको वो रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर के वो सब अकाउंट देना पड़ेगा। तो ये चीज ये बता रहे हैं 1 साल का क्राइटेरिया। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31A ऑफ द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, द एम्प्लॉइज आर इंटाइटल्ड टू व्हाट हाउ मच परसेंट ऑफ बोनस ऑफ देयर सैलरी वेज। ओके, बोनस कितना दिया जा सकता है एक एम्प्लॉय को पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में। ओके, तो याद रखो यह सी मतलब 20%, ज्यादा से ज्यादा 20% आपको बोनस दिया जा सकता है आपके सैलरी के, बेसिक वेज के कंटेक्स्ट में जनरली रहता है। एक आपका बेसिक वेज रहता है तो उसका ज्यादा से ज्यादा 20% आपको बोनस मिल सकता है। ठीक है, वो अलग अलग रहते हैं, दिवाली बोनस, दशहरा बोनस, क्रिसमस बोनस, ईद बोनस। ठीक, अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, for how long is it mandatory to preserve every register and record? अभी पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो रहता है 1936, तो इसमें दिया है कि आप जितना एम्प्लॉय को पे कर रहे हो और उसके अकाउंट में कितना मतलब पेंशन कितना जा रहा है, प्रोविडेंट फंड में कितना जा रहा है, या फिर जैसा उसकी पेनाल्टी कितनी बैठी है, फाइन कितनी बैठी है, ये हर चीज का रिकॉर्ड रखना है आपको। और वो रिकॉर्ड कितने साल तक रखना है, तो उसका प्रोविजन ऐसा है, जो लास्ट एंट्री हुई है जिस डेट को, तो उसके बाद 3 साल तक तो आपको कम से कम उसको प्रिजर्व रखना है वो रिकॉर्ड्स को। तो याद रखो 3 साल तक उसको मिनिमम आपको प्रिजर्व रखना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? हेलो, आई एम ऑडिबल? यस भाई। जी जी। अगला क्वेश्चन 29, एनी अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ अथॉरिटी इज मेड विद इन हाउ मेनी डेज एज पर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। ओके, अब ऐसे क्वेश्चन को ज्यादा मतलब सीरियस नहीं लेना है, ये याद नहीं रहता दरअसल कितने दिन में अपील करना है क्या है, पर एक कॉमन चीज है 30 दिन रहता है, तो वो मतलब यहाँ पे 30 दिन है। आगे हम देखेंगे और क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो एक इसमें आंसर है पेमेंट ऑफ वेजेस में 30 डेज। ओके, फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, रजिस्टर रिकॉर्ड कितने दिन तक प्रिजर्व करते हैं, वो तो अभी हमने देखा 3 साल तक के लिए हम उसको प्रिजर्व करना है। देन, under what circumstances the gratuity of an employee can be forfeited? ग्रेचुइटी किन सर्कमस्टांस में फोरफिट की जा सकती है? ग्रेचुइटी मतलब क्या, आप एक लंबे समय तक कोई एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो जब आप रिटायर वगैरह होते हो तो कंपनी आपको एक लमसम देता है बेस्ड ऑन हाउ मेनी इयर्स यू वर्क। ओके, तो पर लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय है विलफुल ओमिशन और निग्लिजेंस कर रहा है, बहुत ही लापरवाह किस्म का आदमी है, या फिर राइशियस और डिसऑर्डरी का मारपीट किया किसी से, या ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड, तो ऐसा कुछ ऑफेंस करप्शन वगैरह कर दिया, तो इन केसेस में भले ही वो रिटायर होता है तो कंपनी को हक है कि वो उसको ग्रेचुइटी ना दे। इसका आंसर ऑल ऑफ दिस है। ओके, तो ये ग्रेचुइटी, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट की क्वेश्चन यहाँ से है। ठीक है, याद रखो इसका एक फॉर्मूला भी है, कितना मतलब कितना ग्रेचुइटी मिलता है, ये अगले क्वेश्चन में आएगा। ओके, क्वेश्चन लंबा चौड़ा है, बस इसमें ये बोल रहा है कि मतलब इसका जो फॉर्मूला है जो हम ग्रेचुइटी कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ मंथ, उसमें कितने कंसिडर किए जाते हैं। जो ग्रेचुइटी में आप पैसा निकाल रहे हो कॉम्पेंसेशन, तो नंबर ऑफ डेज वर्किंग डेज इन अ मंथ कितने लिए जाते हैं, तो इसका फॉर्मूला देखो आपको आइडिया आ जाएंगे। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ग्रेचुइटी इज मंथली सैलरी डिवाइडेड बाय 26। तो 26 क्या है, वर्किंग डेज कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि देखो 4 मिनिमम 4 संडेज तो रहती है ना,
और 30 का महीना पकड़ लिए, 4 संडे, तो 26 वर्किंग डेज है। तो मंथली सैलरी डिवाइडेड बाय 26 इंटू 15, मंथली सैलरी डिवाइड बाय 26, इसका मतलब क्या है, एक दिन का सैलरी कितना है, 1 वर्किंग डे का, और 1 वर्किंग डे सैलरी इंटू 15 मतलब हाफ मंथ की सैलरी, और उसको मल्टीप्लाई करते नंबर ऑफ ईयर्स से, तो ये रहता है आपका ग्रेचुइटी। ओके, इसको एक बार फिर से पढ़ो, फॉर्मूले को समझ में आएगा। अब आपसे एक सवाल है, ग्रेचुइटी अगर आपको चाहिए तो मिनिमम कितने साल आपने उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहिए, ऐसा कोई क्राइटेरिया है ग्रेचुइटी के लिए? 5 साल। मिनिमम 5 years ऑफ सर्विस इज रिक्वायर्ड, याद रखो ये इंपॉर्टेंट है, 5 year। और अभी जो लेबर कोड आए ना, तो कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी, तो उसमें एक प्रोविजन है, अगर किसी का फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है, जैसा रहता है ना, अब सपोज अब वो अग्निवीर है, 4-5 साल के लिए है, तो अब ऐसे केसेस में मतलब अब 5 साल तो उनके होंगे ही नहीं, मैक्सिमम 5 साल है, तो फिर ऐसे केसेस में फिक्स टर्म एम्प्लॉय के लिए वो पीरियड है 1 साल का, फिक्स टर्म एम्प्लॉय के लिए। और एक आता है तीसरी चीज, वर्किंग जर्नलिस्ट, जो न्यूज़पेपर के लिए वगैरह काम करते हैं, तो उनके लिए पीरियड है 3 years, उनके लिए है 3 years। ओके, आगे है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द लीव्स प्रोवाइडेड इन केस ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अंडर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। अब देखो, लीव कितना मिलती है इन केस ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन, अबॉर्शन वगैरह इस टाइप की बात कर रहा है, तो उसमें कितना मिलता है, तो याद रखो 6 weeks मिलता है, अबॉर्शन हुआ या फिर मिसकैरेज है 6 weeks। और ऐसे कितने मिलता है, मतलब मैटरनिटी बेनिफिट में चाइल्ड डिलीवरी के लिए, फर्स्ट 2 चाइल्ड के लिए कितना 26 मिलता है, 26 26 weeks। रहता है, और बियॉन्ड 2 चिल्ड्रन 12 weeks मिलता है। ओके, याद रखो। देन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन स्टैंड इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के हिसाब से कौन सा गलत है? 4 नर्सिंग ब्रेक्स देती ही है, और एन एम्प्लॉय, इंपॉर्टेंट है बी स्टेटमेंट, एन एम्प्लॉयर कैन प्रोवाइड वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी टू हिज एम्प्लॉय आफ्टर 26 weeks ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट। तो मतलब छुट्टी के बाद भी वर्क फ्रॉम होम वो दे सकता है, ये अच्छी बात है, एक्ट में दिया है ऐसा। एन एम्प्लॉय मस्ट प्रोवाइड कृषि फैसिलिटी इफ मोर देन 50 वुमन आर एम्प्लॉयड। और डी क्या है, एन एम्प्लॉयर हैज नो ऑब्लिगेशन टू इंटीमेट द वुमन एम्प्लॉइज रिगार्डिंग द बेनिफिट ऑफ एक्ट। पढ़ के समझ में आ रहा है कौन सा आंसर रह सकता है इसका? डी स्टेटमेंट ध्यान से अगर पढ़े, एन एम्प्लॉयर हैज नो ऑब्लिगेशन टू इंटीमेट, ऐसा नहीं है, एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है वो मैटरनिटी बेनिफिट के प्रोविजन सारे एम्प्लॉयज को बताए। ओके, तो यहाँ पे बोल रहे नो ऑब्लिगेशन, तो वो गलत है। वैसे यहाँ पर देखो, सी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एन एम्प्लॉयर मस्ट प्रोवाइड कृषि फैसिलिटी इफ मोर देन 50 वुमन, ये ऐसा 50 नहीं है, मोर देन 50 एम्प्लॉई, अगर 50 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं, और 30 वुमन एम्प्लॉय, ये दोनों में से जो भी कंडीशन फुलफिल हो रही, तो उनको कृषि फैसिलिटी, मतलब बच्चों के लिए जो पालना घर रहता है वो बनाना चाहिए, कंपलसरी है। 50 एम्प्लॉय और 30 वुमन एम्प्लॉय, विच एवर इज मिनिमम, वो तुमको अगर है तो कृषि फैसिलिटी वहां पे करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन केस वेयर वुमन इज हैविंग अ थर्ड चाइल्ड, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ बेनिफिट टू बी प्रोवाइडेड अंडर मैटरनिटी बेनिफिट? यह भी हमने देखा था, इसमें रहता है 12 weeks, 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो 12 weeks की मिलती है। वैसे पैटर्निटी लीव भी दी जाती है, कितने महीने की रहती है वो पैटर्निटी लीव? एनीबॉडी? कोई बता सकता है? सेम ही रहती शायद। 12 वीक रहती है सर। पैटर्निटी लीव, हाँ 12 ठीक वीक है, सर। इसका मुझको भी एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, इसका चेक करके बताना मेरे को, बस याद है हमारे कलीग थे उन्होंने ली थी। ठीक है, तो ये भी रहती है पैटर्निटी लीव, वो चेक करके कल सेशन में बताना। ठीक है,
अगला क्वेश्चन 36. What are the emoluments earned by the employees which are not come under the definition of basic wages in employees provident fund and miscellaneous provision? बेसिक वेज, ये टर्म इंपॉर्टेंट है. जनरली जो नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं, आप बहुत सारे वैकेंसीज मतलब आप अप्लाई करते हैं. जैसा आप सीधा एग्जांपल है ईपीएफओ का. तो ईपीएफओ हमारा है लेवल 8. लेवल 8 जॉब है ना. तो लेवल 8 पे स्केल, रुको मैं इसका बताता हूँ बेस पे कितना रहता है. इसका जो बेसिक सैलरी रहता है लेवल 8 का 47,600. जो बेसिक वेज है ईओ का 47,600. तो ये क्या हुआ, बेसिक वेज होगा. अब इसके बाद, अब इसके बेसिस पे आपको और बेनिफिट मिलते हैं. जैसा डियरनेस अलाउंस है, महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं, ये 38% ऑफ बेसिक वेज मिलता है. फिर इसके बाद आपको मिलेगा HRA, हाउस रेंट अलाउंस. तो हाउस रेंट अलाउंस कितना रहता है, तो ये फॉर एग्जांपल आपको मिलेगा, जैसा बड़ा सिटी है मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, तो करीब 27% मिलता है. मॉडरेट सिटी है तो 18% ऑफ बेसिक वेज, और छोटा गाँव वाँव है तो 9% ऑफ बेसिक वेज. तो ये भी क्या है, बेसिक वेज के हिसाब से. तो बेसिक वेज इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से मतलब अदर बेनिफिट्स वगैरह जो रहते हैं वो आपको मिलते हैं. तो ये क्या बोल रहा है सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कम अंडर बेसिक वेज. तो बेसिक वेज में नीचे पढ़ लो डायरेक्ट, जो हमारा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट है उसमें दिया है. बेसिक वेज में ये चीजें नहीं आती है. द कैश वैल्यू ऑफ फूड कंसेशन, खाने के लिए मेस अलाउंस भी मिलता है, वो नहीं आएगा. DAHRA, ओवर टाइम अलाउंस, बोनस, कमीशन और एनी अदर सिमिलर अलाउंस पेएबल टू द एम्प्लॉय, एनी प्रेजेंट गिफ्ट मेड बाय द एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर रिवॉर्ड देते हैं, गिफ्ट देते हैं. तो ये सारी चीजें है जो है वो बेसिक वेज में नहीं मानी जाती है. ठीक है, ये आए समझ में. यस भाई. यस सर, यस सर. ठीक. अब आगे, अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, द अकाउंट ऑफ द सेंट्रल बोर्ड आर ऑडिटेड बाय. ये सेंट्रल बोर्ड वगैरह, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज शायद वो ये बोल रहा है. तो इसको जो ऑडिट रहता है वो क्या करता है, क्या क्या इज एस्टेब्लिश अंडर विच आर्टिकल, क्या का आर्टिकल क्या है, बताइए फटाक से. 148. हाँ, आर्टिकल 148 हमारे क्या का आर्टिकल है. ठीक. आगे 38, क्वेश्चन नंबर 38, अंडर सेक्शन 212. अब सेक्शन देख के समझो कि अब वो डेफिनेशन वाला सेक्शन है. 2 मतलब डेफिनेशन रहते हैं. एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 इज एप्लीकेबल टू नॉन सीजनल फैक्ट्रीज नॉट यूजिंग पावर एम्प्लॉइंग. देखो, मैं अभी कुछ देर पहले अपने नया सवेरा पे वो भेजा हूं, एक पेज भेजा हूं. तो उसमें दिया कौन सा एक्ट और उसके लिए कंडीशंस क्या है, कितने एम्प्लॉय चाहिए. जहां तक ESIC की बात है तो इसमें 2 क्राइटेरिया है. अगर पावर यूज होती है तो 10 से ज्यादा एम्प्लॉय चाहिए, और अगर पावर यूज नहीं होती है, जहां पे बिजली नहीं है, तो वहां पे 20 से ज्यादा एम्प्लॉय अगर है तो उनके लिए ये एप्लीकेबल है. ठीक है. तो ये पूछ रहा है एप्लीकेबल टू नॉन सीजनल फैक्ट्रीज नॉट यूजिंग पावर. पावर जो यूज नहीं करते हैं, तो पावर यूज नहीं यूज कर रहे हैं तो ये 20 वाला आएगा. तो इसका आंसर क्या है, आंसर तो ये दिया है. क्या बात है, आई एम ऑडिबल टू यू. यस भाई. आ रही है ना. ठीक ठीक ठीक. हाँ, तो हम देख रहे थे कि ESIC का जो एक्ट है हमारा, तो उसके हिसाब से नॉन सीजनल फैक्ट्रीज नॉट हैविंग पावर, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गड़बड़ क्या किया पता है. ESIC में सिंपल क्राइटेरिया है. हाँ, अगर 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं तो एप्लीकेबल रहेगा. ये 10 और 20 का जो फैक्टर है वो फैक्ट्रीज एक्ट का है. 10 अगर पावर है और 20 अगर पावर नहीं है तो वो फैक्ट्रीज एक्ट में के हिसाब से. और यहाँ पे हमको पूछा है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के हिसाब से इज एप्लीकेबल टू नॉन सीजनल फैक्ट्रीज नॉट यूजिंग पावर एम्प्लॉइंग डैश पर्सन. तो याद रखो 10 और मोर एम्प्लॉयज.
मैं तुमको बता देता हूँ, वो ये पेज तुम ध्यान से पढ़ना बाद में, सेशन के बाद। इसमें सारे मतलब एक पेज पे निकाले भी हैं। जैसा फॉर एग्जांपल अभी उसने पूछा था ईएसआईसी। ईएसआईसी में क्या क्राइटेरिया? सिंपल, 10 और मोर देन 10 एम्प्लॉयज हैं तो ईएसआईसी एप्लीकेबल है। ईपीएफओ का सिंपल है, 20 या उससे ज्यादा एम्प्लॉयज हैं तब। ओके, तो ऐसा हर एक्ट का अपना अपना क्राइटेरिया रहता है, पर इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप देख लीजिए। हेलो, आई एम ऑडिबल टू यू? आई होप मेरी आवाज आ रही है आप सभी को। यस भाई, यस। ओके, ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो हम देख रहे थे वो हर एक्ट का अपना अपना क्राइटेरिया रहता है, वो क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसी तरीके से याद रखो, ईएसआईसी जो एक्ट है ना, वो सीजनल फैक्ट्रीज को एप्लीकेबल नहीं है। सीजनल मतलब जो एक साल के पर्टिकुलर कोई मौसम में, कोई पीरियड में एक्टिव रहते हैं। उसका ऐसा डेफिनेशन देखा जाए तो जो 7 महीने से कम पीरियड के लिए ओपन रहते हैं। तो जैसा अपना फॉर एग्जांपल शुगर फैक्ट्रीज देखो, तो शुगर के सीजन में चलेंगे। तो ऐसे ही हर चीज का सीजन रहता है, तो उसको कहते हैं सीजनल फैक्ट्रीज। तो ये ईएसआईसी एक्ट सीजनल फैक्ट्रीज के इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉरी एप्लीकेबल नहीं है सीजनल फैक्ट्रीज। देन हाउ मेनी पर्सन्स वेर इनिशियली कवर्ड एक्ट 1948? तो इसमें कितने पर्सन्स कवर थे बोलते हैं? देखो, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ये एक्ट आता है 48 में, और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम आती है 1952 में। तो वो बोल रहा है वो टाइम पर कितने लोग वो मतलब इसमें इनरोल हुए थे 52 में? तो वो था 1.2 लाख। जब वो स्टार्ट होती है तो बस 2 सिटी के लिए अप्लाई किया था, दिल्ली और कानपुर के लिए, और कवरेज इसका था 1.2 लाख वर्कर्स। स्टार्ट की बात करें, वैसे ईएसआईसी में एम्प्लॉय कुछ कंट्रीब्यूशन करता है और एम्प्लॉयर भी कुछ कंट्रीब्यूशन करता है। तो इसका क्या है, परसेंटेज क्या है शेयरिंग, कोई बता सकता है? ईएसआईसी में जो कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय का कितना है और एम्प्लॉयर का कितना है? 6.25 समथिंग आता है टोटल। प्लीज। मेरी नहीं आ रही है सर। हेलो, आई एम ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, आई एम ऑडिबल? आ रही है भाई, आ यस रही है। सर। अच्छा, ठीक है, सता रहे आप ये। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा बचा है, उतना कंप्लीट कर लेते हैं, फिर कल को इसका और सॉल्यूशन निकालेंगे। स्क्रीन दिखाई दे रही है? स्क्रीन यस सर। विजिबल है सभी यस को? सर। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था क्वेश्चन 41 ये चल रहा था ना, क्या मैं ऊपर के भी मैं कुछ एक्सप्लेन किया था अभी, यहाँ से बताता हूँ 39 से। हाउ मेनी पर्सन्स वेर इनिशियली कवर्ड अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 48? ये एक्ट आता है 48 में, और ये ईएसआईसी जो स्कीम लॉन्च होती है ये होती है 52 में। ओके, अभी 52 में आएंगी, तो वो टाइम पे दिल्ली और कानपुर दोनों शहर में उसको अप्लाई किया जाता है, और इनिशियली 1.2 लाख पीपल इसमें इनरोल होते हैं। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ईएसआईसी में जो कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय कितना करता है, एम्प्लॉयर कितना करता है? तो याद रखो, एम्प्लॉय करता है 0.75% और एम्प्लॉयर करता है 3.25% ऑफ बेसिक वेज। ओके, याद रखो।
और इसी तरीके से जो ईपीएफओ की जो बात होती है, तो उसमें एम्प्लॉय करता है 12%, एम्प्लॉयर करता है 12%। ओके, 12% वहां पे शेयरिंग में रहता है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग एज ग्रुप इज एलिजिबल फॉर द रिस्क कवरेज अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और जीवन ज्योति बीमा योजना दोनों भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे याद रखो, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा में जो कवरेज है 18 to 70 ईयर्स, और इसका जो प्रीमियम है ₹12 पर एनम। ओके, ना ये मतलब कवर करता है। और जीवन ज्योति बीमा योजना है, वो शायद 18 से 40 को या 50 कुछ है, लेकिन वो नेचुरल डेथ को भी कवर करती है। ठीक है। अ, लोगों को एम ऑडिबल क्या हो गया? Yes, bhai. अच्छा, आ रही ना बस। ब्रेक हो रही है भाई बीच में बस। क्वेश्चन 41, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट 1948 ईएसआईसी के एप्लीकेबिलिटी के बारे में क्वेश्चन है। दैट इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया। ठीक। दैट इज एप्लीकेबल टू सीजनल फैक्ट्रीज। अब एप्लीकेबिलिटी का टेंशन ही नहीं है, क्योंकि अब वो जनरली पहले जेएन के एक्सेप्शन रहा करता था। अब खैर, अब वो मतलब अब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद तो वो सारे लॉज एप्लीकेबल हैं। हाँ, उसके अलावा कोई और स्टेट में नहीं है तो वो बात अलग। That is applicable to seasonal factories, that is applicable to seasonal as well as नॉन सीजनल। तो याद रखो, जो ईएसआईसी एक्ट है ये सीजनल फैक्ट्रीज को एप्लीकेबल नहीं है। सीजनल मतलब जो एक साल में तो क्योंकि अब वो आवाज क्योंकि ब्रेक पर्टिकुलर आवाज ट्रेड ब्रेक में हो रही है चल रहे सर। तो आवाज ब्रेक हो रही है सर। वाईफाई से चीज पर तो हेलो, एम ऑडिबल? Yes, sir. ओके, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो मैं ये बता रहा था, यहाँ पे शॉप्स क्रॉस चेक करना पड़ेगा कोई और सोर्स से। जो शॉप्स और होटल्स को ये टेस्ट में हो रहा है, ये वाला बोल रहा है कि 20 है उससे ज्यादा, पर वहां पे तो दिया है 10। इसको चेक करते हैं, मैं इसको मार्क करता हूँ, कल इसका मैं। देन 40 स्टैंडिंग कमेटी रहती है उसमें वो। The following is constituted for certification and related matter under the Employee State Insurance Act। तो इसमें सर्टिफिकेशन के लिए कौन सी बॉडी बनाई गई है? तो ये जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है ना, ये वाला। वैसे सी और डी उसने टाइपिंग मिस्टेक है, सेम ही रखा है। मेडिकल बेनिफिट काउंसिल ये बनाई सर्टिफिकेशन बॉडी, ईएसआईसी ने। देन 45, एज पर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर 1946 ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर आर टू बी सबमिटेड विद इन। तो ये जो ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर मतलब कंडीशंस रहते हैं, एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, सैलरी कितने रहेंगे, छुट्टियां कितने रहेंगे। हर इंडस्ट्री को बनाना रहता है, और इससे पहले ये ऐसे हमारे कंडीशंस हैं। तो ये जो ईएसआईसी एक्ट जब आया था, सॉरी, एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946, तो इसने बोला था कि 6 महीने के अंदर में सारे इंडस्ट्रीज को क्या करना है, इसको सबमिट करना है। ओके, तो ये इसका आंसर आता है 6 मंथ। और इसके 5 कॉपीज आपको निकालना है, वो अलग अलग ऑफिस में जाएंगे। ठीक है। 46, अंडर चाइल्ड लेबर एक्ट
A child is one who has not completed. चाइल्ड लेबर एक्ट में 14 ईयर, 14 साल से छोटा बच्चा अगर है तो उसको चाइल्ड माना जाता है. Then the day specified in notice as weekly holiday for a child shall not be altered by the occupier more than once as per the Child Labor Act. जो छुट्टी दे जा रही है बच्चों को, एक हफ्ते में एक दिन छुट्टी देना है, तो वो दिन एम्प्लॉय मतलब हर इंडस्ट्री अपना आप खुद से डिसाइड कर सकती है. तो उसको जो बदलना है आप मतलब उसको चेंज कर रहे एक बार, फिर अगली बार चेंज कर रहे तो दोनों के बीच में 3 महीने का गैप रहना चाहिए. ओके, 3 महीने के गैप के बाद आप उसको चेंज कर सकते हैं. 48. अब ये बॉन्डेड लेबर पे क्वेश्चन है. मेरी आवाज आ रही है? एम ऑडिबल? हाँ ठीक है. बॉन्डेड लेबर पे क्वेश्चन है. जो बॉन्डेड लेबर एक्ट आया था करीब 76, तो ये एक्ट ने क्या बोला था? इफ एनी वन एक्सेप्ट एनी पेमेंट अगेंस्ट एनी बॉन्डेड डेप्ट which has been extinguished or deemed to have been extinguished, he shall be punished with as per bonded labor. इसमें क्या था? अब पहले हमारे पास क्या सिस्टम था? किसी के बाप दादा ने कर्ज लिए, फिर कर्ज लेने के बाद वो उसको लौटा ना सके, वो वापस नहीं कर सके, तो जो साहूकार है वो क्या करता था? उसके जो औलाद है, उसके जो बच्चे वगैरह है, उन सबको बोलता था कि आप अब हमारे कब्जे में हो, हमारे गुलाम हो और आपको हमारे पास काम करना है खेत में. तो इसको बॉन्डेड लेबर कहते थे. जब ये बॉन्डेड लेबर एक्ट आया 76 में, इसने क्या बोला? अब इरेस्पेक्टिव ऑफ किसी ने कर्जा लिया है बाप दादा ने या नहीं लिया है, किसी भी कंडीशन में अब साहूकार जो है वो उनसे डिमांड नहीं कर सकते पैसा वापस दो बोल के, या फिर बॉन्डेड लेबर करो. बॉन्डेड लेबर तो अबॉलिश हुआ ही, साथ में जो कर्जा वर्जा वो जो जिसके चलते इनको बॉन्डेड लेबर बन गए थे वो भी खत्म कर दिया. इसके बावजूद भी अगर कोई पैसा वगैरह ये सब भी लेता है ये बॉन्डेड लेबर से, तो शेल बी पनिश्ड विथ, तो इनको पनिशमेंट दिया जाएगा, और वो पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 years. 3 साल की उनको सजा दी जा सकती है, याद रखो. और 49 वाला एक्ट है वही, इसमें इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट के बारे में, इसमें अपील कितने दिन में कर सकते हैं वो जो अथॉरिटी डिसीजन देगी, तो सेम है 30 days है. तो याद रखो जनरली जो अपील वगैरह करना है 30 दिन के अंदर करना रहती है. और लास्ट क्वेश्चन, in which of the following cases strikes and lockout are prohibited as per code on industrial relations 2020 on industrial relation. ये इंपॉर्टेंट है. स्ट्राइक्स मतलब जो वर्कर्स करते हैं, और लॉकआउट जब इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्री को बंद करते हैं उसको लॉकआउट कहते हैं. तो जो स्ट्राइक्स हैं जनरली आप कर सकते हैं. आप अगर 14 days का नोटिस दे रहे हो तो आप कर सकते हैं, पर कुछ केसेस में वो आप स्ट्राइक पे नहीं जा सकते. जैसा फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्राइटेरिया दिया है. ये डी वाला पढ़ो. ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी बिफोर अ कंसिलिएशन ऑफिसर एंड 7 days आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग. आपने अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पढ़ा है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का, इस क्या मेकैनिज्म? सबसे पहले क्या रहता है, वो जो मामला है कंसिलिएशन ऑफिसर के पास जाए, वो उसके कंसिलिएशन ऑफिसर. क्या मेरी आवाज आ रही है? एम ऑडिबल? यस. यस. ओके ओके. ये बहुत ही ज्यादा सता रहा है. बस आखिरी क्वेश्चन चल रहा था, मुझको लगा इतना तो भी चलेगा ठीक से, फिर ये सता रहा है. क्या किया जाए बोलो. इतना कंप्लीट कर लेते हैं, कल कुछ ये दूसरा प्लेटफॉर्म हम यूज करेंगे. ठीक है, कोई बात नहीं. आई एम सॉरी, रियली सॉरी फॉर ये जो वेस्ट हो रहा है टाइम. कल हम और अच्छे से करेंगे. सर टाइमिंग ठीक चेंज है, कर देते हैं, सुबह कर देते हैं. सुबह का टाइमिंग का थोड़ा सा 10 के बाद. मैं भी जॉब पे हूँ ना, तो फिर मुझको भी टाइम नहीं रहता है सुबह में, मतलब ऑफिस ऑफिस जाना है.
दरअसल ये टाइमिंग का इशू नहीं है, ये नेटवर्क का इशू है ना। तो खैर कल देखते हैं हम क्या करेंगे। देखो मैं ये बता रहा था आपको कि मतलब जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है ना हमारा, तो उसमें मैकेनिज्म एम्प्लॉयर के बीच अनबन होती है। सॉल्यूशन क्या है? तो पहले देखो, जो पहले स्टेज में है, तो आप पहला प्रोसेस है कंसिलिएशन। इसमें भी क्या रहती है, थर्ड पार्टी रहती है और वो दोनों को बिठा के, दोनों पार्टी को बिठा के सेट। तो उसमें कंसिलिएशन ऑफिसर रहता है, वो एक बंदा रहेगा, वो दोनों को बिठा के मामला निपटाने की कोशिश करेगा। अगर वहां मामला नहीं निपटता है तो क्या करेंगे फिर? वो भेजेगा बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन। वहां पे मतलब 3-4 लोग रहेंगे, फिर वो थोड़ा समझाएंगे अच्छे से और कोशिश करेंगे मामला निपटाने की। अगर यहाँ पर भी बात नहीं बन रही तो फिर दूसरा स्टेज आता है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन में भी एक थर्ड पार्टी रहती है, लेकिन वो थर्ड पार्टी जो बोलेंगे वो आपको मानना है। पर अब हो सकता है यहाँ पर भी डिसएग्रीमेंट हो। तो फिर थर्ड स्टेज आता है एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन में क्या है, आप यहाँ पे जुडिशरी का रोल रहता है। तो इसके लिए जो अलग से कोड बनाए गए, लेबर कोड है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है, नेशनल ट्रिब्यूनल है। फिर अब यहाँ पे मामला जाता है और फिर वहां पे कोर्ट फिर अपना जजमेंट देता है। तो इसमें प्रोविजन ऐसा है, अगर इनमें से कोई भी स्टेज पे अगर है समझो, तो आप वो टाइम पे स्ट्राइक नहीं कर सकते। कंसिलिएशन ऑफिसर, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन, एडजुडिकेशन। तो वही चीज उसने ये क्वेश्चन में पूछा है कि मतलब आप कौन से केस में स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। जैसा कंसिलिएशन ऑफिसर के पास मामला है आपका, तो 7 days आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सच नहीं, मतलब प्रोसीडिंग चल रही है या फिर जजमेंट के 60 दिन तक आप स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। और लास्ट है आर्बिट्रेशन में भी, आर्बिट्रेटर के पास मामला चल, आर्बिट्रेटर ने आर्बिट्रेशन दे दिया और उसके बाद 60 डेज तक आप स्ट्राइक पे नहीं जा सकते हैं। ओके, तो ये कुछ प्रोविजंस थे यहाँ सर पे आवाज कट जो गई थी हमारे लिए मेरी। इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं अब मेरी आवाज अभी है क्लियर अभी आपको? अभी क्लियर है। ऑडिबल? एक बार कंफर्म कीजिए। ठीक है, तो देखो भैया कि जब मामला आपका कंसिलिएशन स्टेज में है या एडजुडिकेशन स्टेजेस में है, तो तब आप स्ट्राइक पे नहीं जा। तो ये यही क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर कंसिलिएशन प्रोसेस में है, तो जब प्रोसेस चल रहा है या फिर कंसिलिएशन का प्रोसेस खत्म हो गया है, फिर 7 दिन तक आप स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। दूसरी चीज, आपका मामला चल रहा है, तो वो पीरियड में या फिर कोई भी स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। और अगर आर्बिट्रेटर के पास मामला है, तो तब और उसके आर्बिट्रेशन आने के 60 दिन तक आप स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। ओके, ये आया समझ में आपको? इज इट क्लियर? यस सर। मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर समझो अपने आज के 50 क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो मुझको क्या बात बोलना है। ठीक है, अभी जो टेक्निकल इशू था ये आज के दिन का, इसको छोड़ दो, कोई बात नहीं है। कल हम फिर देखेंगे, मोस्ट प्रोबेबली यूट्यूब पे हम डायरेक्ट फिर लाइव ट्राई करेंगे, क्योंकि क्या है ये इधर दिक्कत हो रहा है काफी। ओके, हमारा कोशिश था कि थोड़ा सा इंटरेक्टिव किया जाए सेशन को, पर अब वो काबू में नहीं आ रहा है। गूगल मीट पे इशू ये है कि मतलब उस पे डाउनलोड नहीं होता है वीडियो। और काफी सारे अब अपने कलीग्स हैं, स्टूडेंट्स हैं कि मतलब जिनको ये जो बाद में अटेंड करते हैं, तो वो दिक्कत है। तो खैर अभी ये जो है सेशन अपना आज का तो यहाँ पे खत्म हो जाता है। 50 क्वेश्चन हमने कर लिए, कल भी हम करेंगे। कल क्या करते हैं, कल क्योंकि दिन भर छुट्टी है, तो कल का एक बड़ा दिन है हमारे पास। कल हम क्या करेंगे, दिन भर आपके पास टाइम है, अकाउंटिंग रिवाइज कर लो। और शाम में हमको क्या करना है, अकाउंटिंग के क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, पूरा पढ़ के आना, शाम में अकाउंटिंग के हम क्वेश्चन ऐसे ही बैठ के करेंगे। ठीक है, आप किसी को कोई डाउट वगैरह है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं।
हेलो सर। है किसी कोई डाउट? सर सपोज किसी कंपनी में 10 एम्प्लॉई है तो उसको ईएसआईसी करना मैंडेटरी है या फिर ऑप्शनल है? अगर 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉइज हैं तो ईएसआईसी मैंडेटरी रहता है, ठीक है। वैसे ईएसआईसी में दो कंडीशन है। एक है कि मतलब वो सैलरी भी देखी जाती है, मतलब एम्प्लॉय की सैलरी अगर वो कुछ आई थिंक 21,000 है, उससे कम है और 10 से ज्यादा एम्प्लॉय तो बिल्कुल आपको मतलब कर वो आप उसमें ऑटोमेटिक आएंगे। लेकिन कुछ एम्प्लॉइज हैं जिनकी सैलरी आप सपोज 21,000 से ज्यादा है, तो उनके लिए ईएसआईसी कराना मैंडेटरी नहीं रहेगा। ओके, ये चीज रहती है उसमें। 21,000 से कम रहेगा तो ईएसआईसी कर सकते हाँ, कराना ही है, कंपलसरी कराना है। हैं। ओके सर। हाँ, और कोई पूछ रहा था? और कोई डाउट किसी का? ओके, अगर नहीं है तो फिर आज का सेशन हम एंड करते हैं, ठीक है। और कल का जैसा भी रहेगा मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली हम अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है। चलो फिर आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। होप टू सी यू अगेन।